प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है बच्चों, तो आपके इस चैप्टर का जो नाम है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 2026 यानी कि 2026 का जो सेशन है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है और आप सभी बच्चों को ये लग रहा होगा कि भैया हम तो बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, जल्दी नहीं है। क्यों जल्दी नहीं है? क्योंकि देखो बच्चों, 2026 का जो बच्चा सेशन हमारा रहा है, यानी कि जो एग्ज़ाम इस साल हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे। अब हमें तैयारी करनी है बच्चों 2027 के एग्ज़ाम की, और हम जितनी जल्दी यानी कि जितनी अर्ली हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे हमारे पास उतना टाइम बचेगा, ताकि हम आगे आने वाले समय में जितने भी मॉक टेस्ट हैं, जितने भी हमारे मॉडल पेपर्स हैं, उसको जल्दी से जल्दी लगा पाएँ और हमारी तैयारी अच्छी तरह। क्योंकि देखो बेटा, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे सन होते हैं, बहुत सारे ईयर्स होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। तो जितना आप इसको रिवीजन करोगे ना, उतना ज़्यादा आप इसको याद रख पाओगे। ठीक है, तो आपके क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, इसलिए हम इसको शुरू करने जा रहे हैं आज। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपके इस चैप्टर का नाम है। अब बिना किसी देरी के जल्दी से हम आपके इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो आपका ये चैप्टर देखते हैं। तो देखिए, आपका चैप्टर क्या है बच्चा? तो अगर आप देखो तो आपका चैप्टर शुरू होता है सबसे पहला, यानी कि राष्ट्रवाद। जैसा कि हमने नाम में जाना था कि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रवाद कहाँ किसे जाता है। ठीक है, देखो, राष्ट्रवाद वह भावना है, यानी कि राष्ट्रवाद एक भावना है। याद रखिएगा बच्चा, जिस भी वर्ड के पीछे वाह में आ की मात्रा दा और इंग्लिश में LISM लगा हो, वो एक सोच होती है। ठीक है, वो किसी इंसान या किसी ग्रुप की एक सोच हो सकती है, लेकिन वो कोई रियल थिंग नहीं होती। वैसे ही बेटा, जो आपकी नेशनलिज्म है, यानी कि जो राष्ट्रवाद है, वो एक भावना है जिनमें लोग अपने देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने भाषा के प्रति, यानी कि वो सारी चीज़ें जो लोगों में एकजुटता लाती है, यानी कि जो लोगों के प्रति एकता और प्रेम महसूस कराते हैं, उन सभी चीज़ों के प्रति जब वो क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी भावनाएं, यानी कि उनकी जो प्रेम की भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, तो हम उसे स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये सारी जब हमारे पास, देखो क्या होता है, जब हमारे पास ये सारी, यानी कि हमारे देश के प्रति हमारी जो संस्कृति होती है, साथ ही साथ हमारा जो राष्ट्र, यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो चाह होती है, ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर बेटा डेवलप होती हैं, तो हम इसी को राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, जब एक ही भाषा, यानी कि संस्कृत और इतिहास वाले लोग मिलकर अपना देश बनाना चाहते हैं, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, एक ही प्रकार की संस्कृति चला रहे हैं और एक ही प्रकार का उनका इतिहास है, तो ये सभी लोग मिलकर जब अपना एक देश बनाना चाहेंगे तो हम इसको राष्ट्रवाद की भावना कहेंगे। ठीक है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया राष्ट्रवाद किसे कहते हैं और राष्ट्र राज क्या होता है। तो याद रखिएगा बेटा, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, राष्ट्र राज्य क्या होता है? तो देखो, नेशनल स्टेट वह राज्य जहाँ पर एक ही राष्ट्र के लोग रहते हैं। एक ही राष्ट्र के लोगों का मतलब उनकी भाषा एक होनी चाहिए, उनकी संस्कृति एक होनी चाहिए, उनका इतिहास एक होना चाहिए, और साथ ही साथ उनकी सारी परंपराएं भी लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, और सारे के सारी जो सरकार है वो जनता के प्रतिनिधित्व करनी चाहिए, यानी कि उन सभी लोगों की जितनी भी संस्कृति है, जितना भी आधार है, उसकी मूलभूत इकाइयां उस सरकार के अंदर भी होनी चाहिए। तो हम ऐसे राज्य को राष्ट्र राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो एक लाइन में बोलें तो राष्ट्रवाद एक भावना है, राष्ट्र राज्य एक जगह है जहाँ पे उन सभी भावनाओं से जुड़ी हुई संस्कृति, लोकतांत्रिक एकता को लेकर लोग एक जगह पे रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है बच्चा, आगे है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद क्या होता है? तो याद रखो, देखो पूरे के पूरे यूरोप में एक चीज याद रखिएगा बच्चा, अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ, तो यूरोप में क्या हुआ था कि देखो, यूरोप में क्रांति हुई थी, यानी कि एक रेवोल्यूशन हुआ था। यूरोप में क्रांति हुई थी, एक रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि पूरे जंगल, अगर पूरे जंगल में आग लगनी होती है तो कहीं किसी स्पेसिफिक पॉइंट से होकर गुजरती है। स्पेसिफिक पॉइंट कहते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट था बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? याद रखिएगा, जो भी लोग 9th में पढ़े हैं, मैंने पढ़ा रखा है बच्चों को, तो ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रांस में की जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था अपने राजा के खिलाफ। क्योंकि उनका राजा बेटा क्या था, उनका राजा बहुत ज्यादा अत्याचारी था, टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया था उसने, जिसकी वजह से लोगों के लिए खाना खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया था। आम जनता के पास अधिकार वहाँ पे नहीं थे। ठीक है, क्रांति के बाद फ्रांस में कई बड़े बड़े बदलाव हुए। देखते हैं क्या बदलाव हुए। अब देखो क्या बदलाव हुए, तो मुख्य परिवर्तन क्या क्या हुए। सबसे पहले, राष्ट्र और नागरिकों के बीच में जो प्रेम की भावना है, ठीक है, यहाँ पे प्रेम नहीं है, तो प्रेम की भावना जो थी बेटा वो उनके में पैदा हो गई, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना आ गई कि चलो हम लोग के एक साथ रहना है। अब हम लोग क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है लोगों को अधिकार चाहिए ही होते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, सामान्यता और भाईचारे का विचार फैला पूरे के पूरे फ्रांस में। स्वतंत्रता और समानता के भाईचारे का जो चीज़ें हैं वो फैली, ताकि लोगों को समझ में आए कि अरे हम लोग एक हैं, हम लोग एक समान है, हम लोगों को एक साथ काम करना चाहिए।
सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए। राष्ट्र ध्वज यानी कि ट्री कलर फ्लैग अपनाया गया। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये बेटा आपका ट्री कलर फ्लैग है, आज भी ये फ्रांस का आपका फ्लैग है। ठीक है, इन विचारों को असर धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगा। जैसा मैंने आपको बताया था, यूरोप में होने से पहले फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, थोड़ी यूरोप की तरफ चलते हैं। तो देखो, एक चीज याद रखिएगा बच्चा कि एक महत्वपूर्ण कानून था फ्रांस के अंदर, एक महत्वपूर्ण कानून था। क्या था वो? तो बेटा उस कानून को हम नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि हम उसको नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। देखो, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था बेटा? नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने बेटा क्या किया था कि सन 1804 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सन 1804 में, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। तो 1804 में क्या हुआ था बच्चा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक व्यवस्था लाई थी, एक कानून लागू किया था। ठीक है, एक कानून लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे फ्रांस में एक समान कानून व्यवस्था स्थापित करना था। ठीक है, क्योंकि पहले अलग अलग क्षेत्र व अलग अलग कानून फ्रांस में लागू किए जाते थे। नेपोलियन कोड, ठीक है, याद रखिएगा, इस ये जो कानून था इसको नेपोलियन कोड के नाम से बच्चा जाना जाता था। ठीक है, नागरिक कानून को समान बराबर माने गए, यानी कि कानून के समान जितने भी नागरिक थे तो उनको बराबर मान्यता मिली। समानता विशेष अधिकार खत्म हो गए। ठीक है, समानता विशेष अधिकार खत्म हो गए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि समानता विशेष अधिकार क्या होता है? देखो मैं बता देता हूँ। जितने भी लोगों के पास अपनी खुद की जमीनें थी, यानी कि जो लोग भी वहाँ पे अपनी खुद की लैंड पोजेस करते थे, यानी कि जिनके पास अपनी खुद की भूमियाँ थी, वो क्या करते थे? दूसरे लोगों की ज़मीनों को भी छीन लिया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि दूसरे लोगों के पास ज़मीनें ना रहें और वो आगे ना बढ़ पाए। तो जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि वहाँ पे एक प्रथा लागू होती है जिसको हम समानती प्रथा कहते हैं। बाद में क्या होता है कि नेपोलियन आता है और इस समानती प्रथा को हटा देते हैं, यानी कि उनको संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो उनको संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया जाता है। इस कानून ने प्रशासन को सरल व स्पष्ट बना दिया। हालांकि इसमें महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं थे बेटा। ठीक है, इस कानून की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं थे। बाद में जाके इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, यह आधुनिक कानूनी व्यवस्था की एक मजबूत नींव बनाई गई कि हम यहाँ से कानूनी व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। बाद में यूरोप और दुनिया के कई देशों में कानून को प्रभावित करने वाला ये एक नींव बना। तो आप कह सकते हो कि फ्रांस जो था ना बच्चा, वो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके यूरोप के क्रांति में। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। देखिए, अगला क्या है? वियना संधि। अब हमें पढ़ना है वियना कांग्रेस के बारे में। अगर तुम्हें याद हो तो अभी अभी हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा था। देखो बेटा, आपके जो नेपोलियन बोनापार्ट थे ना, वो सन 1815 में, यानी कि सन 1815 में क्या होता है बेटा? वाटरलू नामक एक लड़ाई होती है। जिन्होंने भी 9th पढ़ा है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया गया है, उसकी आगे कहानी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 1815 में क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो रहते हैं वो बेटा हार जाते हैं। ठीक है, उनको हरा दिया जाता है। वाटरलू नाम की लड़ाई होती है, वाटरलू करके एक जगह होती है जहाँ पे लड़ाई होती है, इसलिए हम वाटरलू की लड़ाई उसे बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आपके नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है। यूरोप में प्रमुख देश की एक महत्वपूर्ण, वहाँ पे क्या होता है, यूरोप में प्रमुख देशों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई जाती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये मीटिंग आयोजित की जाती है। यह बैठक मुख्य रूप से नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद बुलाई गई थी। जैसा मैंने आपको बताया, नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद बुलाई गई थी। ठीक है, नेपोलियन के युद्धों के कारण यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था बहुत बदल गई थी। इसलिए बड़े देशों ने क्या किया बेटा? मिलकर फिर से क्या किया इन्होंने? फिर से शांति और स्थिरता स्थापित करने का निर्णय लिया। इन्होंने देखो, इनकी इनकी क्या चल रही थी बेटा? इनका दबदबा था उस समय पे बहुत ज़्यादा। तो ये चाहते थे कि हम क्या करें कि हम हटाएं और हम वापस से पुरानी चीज़ों को वापस लाएं, क्योंकि लोगों के अंदर जैसे जैसे अवेयरनेस आती है, जैसे जैसे लोग चालाक होते हैं, वैसे वैसे उनको स्वतंत्रता चाहिए होती है और लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इस सम्मेलन का नेतृत्व जो थे वो आपके केल्मेंस वॉन मैट्रिक कर रहे थे। ठीक है, केल्मेंस वॉन मैटरनिक कर रहे थे। आप सिर्फ मैटरनिक आप याद रख सकते हो इसको, ड्यूक मैटरनिक के नाम से भी आप याद रखते हैं, ये ड्यूक थे वहाँ के। ठीक है, ड्यूक मैटरनिक। तो इसकी अगुवाई तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वियना संधि का जो अगुवाई थी, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन थे, तो आपको बताना है कि मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया के प्रभावशाली मंत्री थे, यानी कि मिनिस्टर थे। उसका उद्देश्य था कि यूरोप में फिर से राज्यों की सत्ता मजबूत की जाए, क्रांति और राष्ट्रवादी जैसी नई विचारधाराओं को रोक दिया जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि राष्ट्रवादी विचार फैले। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बेटा थोड़ा सा देखो तो आप देख सकते हो कि वियना संधि में किस तरीके से चीज़ों को किया गया है। देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखोगे तो देखो, वियना संधि सन 1815 में हुई। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक ब्रिटेन बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रिया, रूस और पर्शिया। इन चार लोगों ने, यानी कि ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस एंड पर्शिया। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेब। ठीक है, आप इसको प्रेब से याद कर लो। पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। रशिया को हम रूस कहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, रशिया को हम आज पहले रूस कहते थे। तो पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रेब ने मिलकर क्या किया था बेटा? आपके जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनको हराया था। देखो, यहाँ पे बहुत सारे विचारधाराओं को बदलने से रोका गया।
ठीक है। जब विचारधाराओं को बदलने से रोका गया तो वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें करी गई, उसके बारे में चलो देखते हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ था। तो देखो वियना संधि में क्या हुआ था। वियना कांग्रेस में यूरोप के देशों की सीमाओं को दोबारा तय कर दिया गया। उन्होंने क्या किया, यूरोप की जितनी भी सीमाएं थे बच्चा, उसको उन्होंने क्या किया, तय कर दिया। ठीक है, तय करने की वजह से क्या हुआ वहाँ पे, देखो तय करने की वजह से क्या हुआ कि राजशाही वहाँ पे फिर से स्थापित कर दी गई। यानी कि उन्होंने राजा को हटा दिया था, जैसे हमने जाना फ्रांस ने क्या किया था, राजा को हटा दिया था, लेकिन उन्होंने वापस ले आया। फ्रांस के आसपास कई मजबूत राज्यों को बनाया गया। फ्रांस के आसपास बहुत सारे मजबूत राज्यों को बनाया गया। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो ये है बेटा फ्रांस पहले का, ठीक है, ये पहले का आपका फ्रांस है। देखिए ये देखिए फ्रांस, ठीक है, आप देख सकते हैं ना कहाँ कहाँ। लेकिन यहाँ पे देखो 1815 के बाद का फ्रांस, देखो यहाँ पे छोटे छोटे देश कायम कर दिए गए ताकि आने वाले समय में क्या हो, फ्रांस अपने आप को एक्सपेंड ना कर पाए। अगर वो अपने आप को एक्सपेंड भी करना चाहे तो उसके पास बिल्कुल भी कोई कुछ ना रहे कि वो कहीं से भी अपने आप को एक्सपेंड ना कर पाए। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि ताकि वह दोबारा शक्तिशाली होकर युद्ध ना कर सके, यही चीज़ बेटा मानी गई थी कि फ्रांस ने अभी युद्ध किया है, हो सकता है वो बाद में भी युद्ध करे, तो उसके आसपास बहुत छोटे छोटे देश बैठा दिए गए ताकि वो वापस ना खड़ा हो पाए। इस व्यवस्था के मुख्य यूरोप में शांति उसका संतुलन बनाए रखना था। ठीक है, भविष्य में बड़े युद्धों को रोकने का था। लेकिन देखो हालांकि क्या होता है, हालांकि कांग्रेस के कुछ समय के लिए यूरोप में इस व्यवस्था को रोक भी दिया, लेकिन शांति बनी रही। लेकिन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिसके कारण बाद में कई क्रांतियां हुई और राष्ट्रीय आंदोलन वहां पे शुरू हो गए। ठीक है, देखो तो फ्रांस की क्रांति से क्या होता है बेटा, समझना। 1789 में एक क्रांति शुरू होती है। ठीक है, जुलाई 1789 में क्या होता है, एक क्रांति शुरू होती है जिसको हम फ्रांस की क्रांति बोलते हैं। फ्रांस की क्रांति में क्या होता है कि पूरे के पूरे बेटा जो यूरोप रहता है, पूरा का पूरा यूरोप इससे इंस्पायर्ड होता है और उसे समझ में आता है कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं। बाद में यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बाद में क्रूएल बन जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें हटाना पड़ता है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें इन्होंने सही करी थी। ठीक है, तो इतनी सब चीज़ों के बाद ये हमारा लास्ट था। तो आपके इस चैप्टर का बेटा ये पार्ट 1 है। अगर आप चाहो तो आप सारे के सारे जहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको बाद में पढ़ना हो तो वैसे, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। लेकिन जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और जितने भी बच्चे हैं जो अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं उन्हें शेयर कर दो ताकि जल्दी से जल्दी सभी बच्चे अपनी तैयारी को शुरू कर पाएँ। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं।